हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिक्स टॉक। तो फ्रेंड, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो आपका डीडीए जेई का 2018 में पेपर आया था। उस वीडियो का हम पार्ट नंबर 6 देखेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आई होप आप सभी लोगों ने इन वीडियोज़ को देखा भी होगा। जिन बच्चों ने इन वीडियोज़ को नहीं देखा, आपको इन सभी वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एग्जाम देने से पहले प्लीज़ आप इन सभी वीडियोज़ को एक बार देख लीजिएगा। आपको मैंने हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और उस क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने वहाँ पे भी आपको उसकी थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप सभी इन वीडियोस को यहाँ पे 1.25x या यहाँ पे आप 1.5x पर देख सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है, इन द सर्किट शोन बिलो व्हाट इज द करंट ऑफ करंट आई ऑफ साइनसॉइडल सोर्स। तो यहाँ पे देखिए आपको एक सर्किट दिया हुआ है, जहाँ पे आपको एक आई करंट फ्लो करता है, जहाँ पे इस 12 एम्पियर करंट है इसके क्रॉस में, और यहाँ पे 16 एम्पियर का करंट है इसके क्रॉस में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आई क्या होगा। आई की वैल्यू यहाँ पूछ रहा है आपसे, 4 एम्पियर होगा कि इसको हम जो हमको डाटा दिया उससे हम निकाल नहीं सकते हैं, या 20 एम्पियर होगा, या आपका 25 एम्पियर होगा। तो उसका इसका सोल्यूशन आप ध्यान से देखिएगा। इसके लिए जो यहाँ पे आपका ये जो सर्किट दिया हुआ है, ये आपकी पैरेलल आरएल सर्किट, ठीक है, ये आपकी पैरेलल में आरएल सर्किट लगी हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए पैरेलल में यहाँ पे आपका आर और एल सर्किट लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम आई का फॉर्मूला देते हैं, यहाँ पे आई का फॉर्मूला हम देते हैं अंडर रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस में आई का एल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड। यहाँ पे आपको आर की वैल्यू, आई आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है, आई एल की वैल्यू दिया हुआ, फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे, आपको यहाँ पे आई का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो आपको कॉस फाइव होता है, जहाँ पे आपको पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम कॉस फाइव बोलते हैं, ये होता है आपका कॉस, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ आई करंट एल अपॉन में आई करंट आर, ये फॉर्मूला होता है आपका पावर फैक्टर का। इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूले में हम वैल्यू रख लेते हैं। आर की वैल्यू आपको दिया हुआ 12, तो आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आई एल की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 16, तो आपका 16 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अंडर रूट में ले लेंगे हम, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे आई की वैल्यू मिलेगी 20 एम्पियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपको सी वाला यहाँ पर से हो जाएगा 20 एम्पियर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन बोलता है आपसे, विच मोटर कैन कन्वीनियंटली बी ऑपरेटेड एट लैगिंग एज वेल एज लीडिंग पावर फैक्टर। मतलब कौन सी ऐसी मोटर है जो हमारी लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर में का इजिली ऑपरेट हो सकती है? वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, या डीसी शंट मोटर। तो फ्रेंड, ये आपके पास एक मोटर होती है जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है। इसको याद रखिएगा, आपकी सिंक्रोनस मोटर जो है लैगिंग में भी और लीडिंग पावर फैक्टर में भी अच्छे से काम कर सकती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ को मैं आपको यहाँ बता दूँ सिंक्रोनस मोटर का। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना कि आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है कैन बी ऑपरेटेड एट लैगिंग एज वेल एज लीडिंग पावर फैक्टर। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि एट द लैगिंग पावर फैक्टर, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है एट द लीडिंग पावर फैक्टर। तो देखिए जब यहाँ पे मोटर आपकी लैगिंग पावर फैक्टर की तरह काम करती है, तो कैसे वर्क करती है? इट एक्ट्स एज एन अंडर एक्साइटेड मोटर। ठीक है, जब वो लैगिंग मतलब अंडर, वो उसको अंडर मान लेते हैं, लैगिंग मतलब कम, उसको वो एज ए अंडर एक्साइटेड मोटर का काम करती है, मतलब दस एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर फ्रॉम द लाइन। तो ये लाइन से जो है रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है। वहीं अगर हम लीडिंग पावर फैक्टर की बात करें, जब वो एज ए लीडिंग पावर फैक्टर में काम करती है, तो एक्ट करती है एज ए ओवर एक्साइटेड मोटर। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये एक्ट करती है एज ए ओवर एक्साइटेड मोटर। दस इसका मतलब क्या होता है? ये डिलीवर करती है रिएक्टिव पावर टू द लाइन। तो इसको जैसे इस बार क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे कि कौन सी मोटर लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट कर सकती है, इसका आंसर आपका हो गया सिंक्रोनस मोटर। बट मान लीजिए अगली बार एमसीक्यू में आपसे पूछ लेगा, जब वो एट लैगिंग पावर फैक्टर में काम करती है, तो वो कैसे वर्क करती है? वो आपका अंडर एक्साइटेड मोटर तक काम करती है, और उस समय वो आपका लाइन से रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्व करती है। ठीक है, और जब वो लीडिंग पावर फैक्टर में काम करती है, उस समय वो एज ए ओवर एक्साइटेड मोटर तक काम करती है, और उसमें आपका रिएक्टिव पावर को लाइन में डिलीवर करती है। बाकी एक पॉइंट ये देखिए, जब वो अंडर एक्साइटेड मोटर में काम करती है, उस समय क्या होता है? आपका टर्मिनल वोल्टेज जो वीटी होता है आपका, वो ग्रेटर देन होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ईए से। जबकि यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है, जो आपका ओवर एक्साइटेड मोटर का काम करती है, वहाँ पे आपका टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वीटी होता है, वो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ से स्मॉलर होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, एज द लोड ऑन द ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज
प्लस द कोर लॉस, मतलब आपका अगर ट्रांसफार्मर में लोड को बढ़ाएंगे तो उसमें कोर लॉस क्या होगा, मे डिक्रीज और इंक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज स्लाइटली या डिक्रीज स्लाइटली। यहाँ पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर में जितने लॉस होते हैं वो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ट्रांसफार्मर में बेसिकली आपको 3 लॉस होते हैं। पहला होता है कोर लॉस, दूसरा होता है कॉपर लॉस और तीसरा होता है स्ट्रे मैग्नेटिक लॉसेस। ठीक है, तो आपका कोर लॉस होता है फ्रेंड आपका, ये क्यों होता है, इट इज ए लॉस दैट हैपेंस इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये आपका ऐसा लॉस होता है जो आपके ट्रांसफार्मर के कोर में होता है। कब होता है, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, मतलब आपका वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी में जो आपका चेंज होता है तब आपका कोर लॉस पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसका मतलब अगर हम लोड को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उस समय आपका कोर लॉस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो वहाँ पे आपका कांस्टेंट रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोर लॉस का क्या होता है, कोर लॉस जो होता है आपका सम होता है एडी करंट लॉस का और हिस्टैरिसीस लॉस का। जब इन दोनों को हम सम कर देते हैं तो हमको वहाँ पे आपको कोर लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप हम बात करते हैं कॉपर लॉस की। तो ये लॉस क्यों प्रोड्यूस होता है, द लॉसेस प्रोड्यूस ड्यू टू हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल करंट इन द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। तो जो आपकी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है उसमें इलेक्ट्रिकल करंट से जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है उससे जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, बाकी थर्ड आपका लॉस होता है स्ट्रे मैग्नेटिक लॉसेस। तो ये लॉस क्यों होता है, द लॉसेस अकरिंग इन द ट्रांसफार्मर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस से आपके ट्रांसफार्मर के पास में कोई अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस होती है उसके वजह से जो लॉस होता है ट्रांसफार्मर में उसको हम बोलते हैं स्ट्रे मैग्नेटिक लॉसेस। तो यहाँ पे 3 लॉसेस आपको ध्यान रखना है। इस बार आपसे कोर लॉस से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, अगली बार आपसे कॉपर लॉस से और स्ट्रे मैग्नेटिक लॉस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही होगा, रिमेन्स कौन है, मतलब लोड का इंक्रीज करेंगे या लोड डिक्रीज करेंगे तो हमारा कोर लॉस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन बोलता है आपसे फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बोलता है। ठीक है, तो एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा या अनप्रेडिक्टेबल होगा। पहले हम बात कर लेते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है फ्रेंड उसमें जब कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ये आप सभी को पता होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जब उसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू मतलब चेंज इन हीट इक्वल टू जीरो। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी एस की। ये क्या होता है, इसका अगर डेफिनेशन की बात करें, ये क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन इन सिस्टम। मतलब जब आपका किसी सिस्टम में कोई भी मोशन होगा, मतलब कोई भी डिसऑर्डर होगा, उस समय आपकी एंट्रोपी होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका डिसऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा आपकी एंट्रोपी होगी। मतलब ग्रेटर इज द डिसऑर्डर ग्रेटर इज द एंट्रोपी। इससे आपका जे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ग्रेटर इज द डिसऑर्डर मतलब ग्रेटर इज द एंट्रोपी, या स्मॉलर इज द एंट्रोपी, या एंट्रोपी इज कांस्टेंट या अनअफेक्टेड। तो ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा आपका डिसऑर्डर बढ़ेगा उतना आपका एंट्रोपी यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है एंट्रोपी का, देखिए डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू में जब आपको कोई चेंज नहीं होता तो यहाँ पे आपका डेल्टा एस में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या रहेगा, ये आपका जीरो रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा जीरो। आई होप यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। तो देखिए सबसे आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे, प्रीपेनिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म। जब यहाँ पे आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन से जब हम ज़्यादा बड़े होल को नहीं कर पाते हैं उस केस में यहाँ पे हम ट्रिपेनिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी आपको अगली स्लाइड में इसको फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा प्रोड्यूसिंग लार्ज होल। मतलब जब हमें लार्ज होल प्रोड्यूस करना होता है तो हम ट्रिपेनिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। इसका आंसर होता है जब हम यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन से किसी ड्रिलिंग मतलब किसी प्लेट में लार्ज होल नहीं बना पाते हैं उस केस में यहाँ पे हम ट्रिपेनिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ पे इसका सही आंसर है प्रोड्यूसिंग लार्ज होल। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिपेनिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ट्रिपेनिंग क्या होता है, ट्रिपेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है फॉर मेकिंग लार्ज होल्स इन द मेटल शीट। इसको ध्यान रखिएगा, मेटल शीट्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं फिगर के हेल्प से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपकी कोई सीट है, इसको हम बोलते हैं वर्कपीस। यहाँ पे हमने कोई गाइड करने के लिए कोई छोटा सा होल बना दिया है, इसको ये आपका टूल का गाइड है। इसको हम यहाँ फंसा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके देखिए 2 कटिंग एजेस हैं, यहाँ पे आपकी 2 कटिंग एजेस हैं। इसको हम इस एक्सिस के इसमें रिवॉल्व करते हैं। तो इसके बाद ये भी आपका रिवॉल्व होता है और हमको डिजायर्ड शेप में अपना
यहाँ पे सीट कट जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पढ़िए, ए स्मॉलर डायमीटर होल इज ड्रिल्ड इन द सेंटर ऑफ ड्रिलिंग लार्ज डायमीटर होल। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमको लार्ज डायमीटर होल बनाने होते हैं, वहाँ पे हम पहले छोटा सा होल कर देते हैं। उसके बाद जो आपका ट्रिपनिंग टूल का गाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं पायलट, उसको हम उस होल में फिट कर देते हैं। और उसका लेंथ जो होता है एडजस्टेबल होता है। ठीक है, ये आपकी जो लेंथ होती है ये आपकी एडजस्टेबल होती है। जितना बड़ा हमको होल चाहिए होता है उसके वहाँ पे उसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसको हम सर्कुलर में घुमा देते हैं। इसी को हम बोलते हैं ट्रिपनिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लार्ज होल्स को यहाँ पे ड्रिलिंग करने के लिए, मतलब कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिपनिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर अकर्स वेयर। जो आपका पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर फ्रेंड, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जो आपका पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर होता है वो कहाँ होता है? जहाँ बेंडिंग मूवमेंट इज मैक्सिमम या मिनिमम, बेंडिंग मूवमेंट इज कांस्टेंट, लोडिंग इज कांस्टेंट, या बेंडिंग मूवमेंट इज जीरो। तो फ्रेंड मैं आपको फिगर के हेल्प से ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, इन ए बेंडिंग बीम ए पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इज लोकेशन। जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है मतलब वहाँ पे आपका साइन चेंज होता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस जाता है। उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। ठीक है, क्या इसको हम कैसे देख सकते हैं? जब आपका जो आपका बीएमडी होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, वहाँ पे जब आपका कर्व आपका चेंज होता है, जहाँ पे वो जीरो लाइन से इंटरसेक्ट करता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये आपका बीएमडी डायग्राम है। ठीक है, आपका बीएमडी फिगर है। यहाँ पे आप देखिए ये आपकी बीम है, इसका मैंने यहाँ बीएमडी ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका कर्व जो है साइन चेंज कर रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है और यहाँ पे आपका जीरो लाइन पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो पॉइंट है आपका फ्रेंड, यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट जो है जीरो है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कहाँ होता है? जहाँ आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम एट लो प्रेशर। तो हमको एक लो प्रेशर पे लार्ज अमाउंट में स्टीम को प्रोड्यूस करना है। उसके लिए हम कौन सा बॉयलर इस्तेमाल करेंगे? बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर, कॉकरन बॉयलर, लंकासायर बॉयलर, या पल्वराइज्ड फ्यूल फायर। जो आपको वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं जो आपके, और जो आपके फायर ट्यूब वाला होते हैं, मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है ट्रिक बना के। जिन बच्चों ने उन वीडियो को देख लिया उनको आज तक ये ट्रिक कभी नहीं भूला होगा कि कैसे हम वाटर ट्यूब बॉयलर को या फायर ट्यूब बॉयलर को याद रखें। तो अगर आपने अभी तक ये ट्रिक नहीं देखा है, प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करिएगा। आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टॉपिक, उसमें आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। या आप सर्च कर लीजिएगा बॉयलर मैकिंज टॉक्स, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा बॉयलर है जो आपका लो प्रेशर में लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस कर सकता है। तो पहले हम एक-एक करके सभी बॉयलर्स को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आपका फर्स्ट आपके सामने फर्स्ट है आपका बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर। फ्रेंड बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स बॉयलर आपका एक हाई प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। इससे जेईई में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है वैसे पूछता है, इन विच टाइप ऑफ बॉयलर विच इज हाई प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर। तो ध्यान रखिएगा, आपका बैबकॉक्स एंड विल्कॉक्स जो है हाई प्रेशर वाटर ट्यूब वाला होता है। इसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका आपका फिगर है। ठीक है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए फिगर अटैच किया हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट बॉयलर की बात करते हैं। तो आपका होता है कॉकरन बॉयलर या वर्टिकल मल्टी ट्यूब बॉयलर। फ्रेंड ये सबसे आपका मोस्ट एफिशिएंट बॉयलर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सेल होता है और एक फायर बॉक्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सेल है, यहाँ पे आपका फायर बॉक्स है, ये आपका फायर बॉक्स है। ठीक है, सेल और आपका फायर बॉक्स जो होता है दोनों आपके हेमिस्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। जो आपका हेमिस्फेरिकल क्राउन होता है बॉयलर का, वो मैक्सिमम स्पेस देता है एंड स्ट्रेंथ देता है, जिससे कि हाई प्रेशर पे आपका इनसाइड में हाई प्रेशर स्टीम बन सके बॉयलर के अंदर। ठीक है, यहाँ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात कर सकते हैं। फ्रेंड ये आपका सबसे बेस्ट टाइप ऑफ वर्टिकल मल्टी ट्यूब बॉयलर होता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब्स होती हैं। यहाँ पे ये जो फिगर्स यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। जेईई में आपका इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम पूछा हुआ है। जो आपका सेल का डायमीटर होता है वो आपका अप्रॉक्स 2.75 मीटर होता है। इसकी हाइट अप्रॉक्स 5.79 मीटर होती है। वर्किंग प्रेशर इसका अप्रॉक्स 15 बार होता है। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर इसका 15 बार होता है। स्टीम कैपेसिटी यहाँ पे इसकी मैक्सिमम 4000 केजी पर आवर होती है। हीटिंग सरफेस यहाँ पे आपको 120 मीटर स्क्वायर मिलता है और इसकी एफिशिएंसी आपको 70 टू 75% आपको एफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो कॉकरन बॉयलर का या वर्टिकल मल्टी ट्यूब बॉयलर के बारे में ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं आपको नेक्स्ट बॉलर की, जो आपका लंकाशायर बॉलर। ये आपका एक स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉलर होता है। ये आपका इंटरनली फायर्ड होता है।
ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है, इसमें आपका नेचुरल सर्कुलेशन होता है। यही बॉल है फ्रेंड आपका ऐसा बॉल जो आपका लो प्रेशर पे मतलब अप्रॉक्स 16 बार प्रेशर पे आपको फ्रेंड यहाँ पे 9000 केजी पर आवर स्टीम का जनरेशन करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ लंकासार बॉल है, यहाँ पे ये क्वेश्चन का ऑप्शन लंकासार बॉल है, सही होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे आपको जो बॉयलर होता है इसका जो सिलेंड्रिकल सेल होता है 1.75 मीटर से 2.75 मीटर डायमीटर में वेरी करता है। जो इसकी लेंथ होती है वो आपकी 7.25 से 9 मीटर तक वेरी करती है। और इसकी एफिशिएंसी जो है 50% से लेकर 70% तक हम इसकी एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताया सभी से जेईई में क्वेश्चन बना हुआ है और अगले एग्जाम आने वाले एग्जाम में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को फ्रेंड आप यहाँ याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लंकाशायर बॉल है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है 4 बार चेन। आपको जो 4 बार चेन होता है उसमें क्या होता है, सभी टर्निंग पेयर्स होते हैं या वन टर्निंग पेयर एंड अदर स्लाइडिंग पेयर होता है, वन स्लाइडिंग पेयर या अदर टर्निंग पेयर होते हैं, ऑल आर स्लाइडिंग पेयर। फ्रेंड आप फिगर से देखिए, ये आपके सामने जो है क्या है, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, 4 बार चेन। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 बार चेन है, 1 2 3 4, ये आपके सामने 4 बार चेन है। फ्रेंड ध्यान रखिए जो आपका इसमें लिंक है ये सभी जो है टर्निंग पेयर से यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ABCD सभी आपके यहाँ पे टर्निंग पेयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सभी टर्निंग पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए 4 बार चेन हैज ऑल टर्निंग पेयर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे, डी लेवल टर्बाइन इज ए। डी लेवल टर्बाइन हमारी कौन सी टर्बाइन होती है, सिंगल रोटर इम्पल्स टर्बाइन या रिएक्शन टर्बाइन या एक्सियल फ्लो टर्बाइन या मल्टी रोटर इम्पल्स टर्बाइन। तो मैं आपको छोटा सा यहाँ पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे टाइप के उसका टेबल बना के मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे डी लेवल टर्बाइन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हम अगर डी लेवल टर्बाइन की बात करें मतलब सिंपल रोटर इम्पल्स टर्बाइन की बात करें, ये आपकी फर्स्ट वर्किंग इम्पल्स टरबाइन, इसको ध्यान रखिए। ये आपकी क्या फर्स्ट वर्किंग इम्पल्स टरबाइन। यहाँ पे देखिए आपका टरबाइन है, ये आपका रोटर का ब्लेड है, यहाँ पे आपका नोजल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रेशर, ये आपका जो है यहाँ पे देखिए आपका बॉयलर प्रेशर है और यहाँ पे आपका ये कंडेंसर प्रेशर। देखिए यहाँ पे आपका प्रेशर में ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, प्रेशर में यहाँ पे आपका ड्रॉप हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में देखिए यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ये आपकी हो गई इनलेट वेलोसिटी, ये आपकी हो गई एग्जिट वेलोसिटी। तो ध्यान रखिएगा जो आपका दिया हुआ इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेट ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड। तो यहाँ पे आपका एक सिंगल सेट है नोजल का और यहाँ पे आपके मूविंग ब्लेड्स हैं। ठीक है, द टोटल प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम बॉयलर प्रेशर टू कंडेंसर प्रेशर। मैंने आपको बताया कि सिंगल नोजल से यहाँ पे आपका बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर में ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से हमको जो है हाई रोटेशनल स्पीड मिलती है, जो अप टू 3000 आरपीएम तक हमको स्पीड मिल सकती है। ठीक है, इस टरबाइन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, दिस टरबाइन्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर स्मॉल पावर एंड हाई स्पीड पर्पस के लिए हम इस टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब जो आपको क्वेश्चन पूछा था आपका, क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा था डी लेवल टरबाइन कौन सी टरबाइन होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है। जो आपकी डी लेवल टरबाइन होती है वो आपकी एक सिंपल रोटर इम्पल्स टरबाइन होती है। ठीक है, तो इस बार जेईई में आपसे इसका क्वेश्चन पूछा, अगली बार पूछ सकता है आपका कल्टिस टरबाइन कौन सी होती है। तो आपकी कल्टिस टरबाइन वर्टिकल कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन होती है। आपके उसके बाद रेटिव टरबाइन कौन सी होती है, ये आपकी प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन होती है। पाल्सन टरबाइन कौन सी होती है, ये आपकी 50% रिएक्शन टरबाइन होती है। हीरोज टरबाइन कौन सी होती है, ये आपकी 100% रिएक्शन टरबाइन होती है। तो इस टेबल को प्लीज आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है आपसे, द हॉट टेयरिंग इन ए मेटल कास्टिंग इज ड्यू टू। जो आपका मेटल कास्टिंग में डिफेक्ट होता है हॉट टेयरिंग, ये किसकी वजह से होता है, हाई फ्लूइडिटी की वजह से, हाई मेल्ट टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर या आपका लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो ध्यान रखिए जो आपका मेटल कास्टिंग में हॉट टेयरिंग डिफेक्ट होता है वो क्यों होता है, वाइड रेंज ऑफ सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर, इसकी वजह से यहाँ पे आपका हॉट टेयरिंग होता है। मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ कि आपका हॉट टेयरिंग कैसे होता है। देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा ये कुछ कास्टेड पार्ट है, यहाँ पे देखिए आपका हॉट टेयर, यहाँ पे आपको हॉट टेयर देखने को मिलेगा। ये भी आपका हॉट टेयर डिफेक्ट होता है, ये भी आपका हॉट टेयर डिफेक्ट है, ये भी यहाँ पे आपका हॉट टेयर डिफेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये क्यों होता है, इट इज ए कास्टिंग डिफेक्ट विच टेक्स प्लेस ड्यू टू ए डिफरेंशियल कूलिंग रेट। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट कूलिंग रेट की वजह से ये आपका डिफेक्ट होता है। द हॉट टेयर इज अ डिफेक्ट दैट अकर्स ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। तो जब आपकी कास्टिंग सॉलिडिफाई होती है ये आपका उस केस में ये आपका हॉट टेयर देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। अब क्या होता है इसकी वजह से आपका जब नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग होता है उसमें आपका इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होते हैं। इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होने के कारण यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस होता है विल बी मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। मतलब मटेरियल की स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, वहाँ पे आपके क्रैक आपको देखने को
मिल जाता है, ठीक है? इसके और भी नाम है, हॉट टीयर बोलते हैं, इसको हम हॉट क्रैक्स भी बोलते हैं, इसको हम हॉट पुल्स भी बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द यूज़ ऑफ चिल्स या मेटालिक हेल्प्स इन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द हॉट स्पॉट एरिया क्विकर एंड दस अवॉइड के, तो हम हॉट टीयर से बचने के लिए चिल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड आई होप मैंने आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज़ एग्ज़ाम में जाने से पहले मैंने जितने भी पार्ट अपलोड किए प्लीज़ इन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प इनसे मिलने वाली है। आप सभी को फ्रेंड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक मैं वीडियो शेयर कर दिया, और चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।